नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है विजयपुर का दंगल, किसका होगा मंगल। जी हां, विजयपुर उपचुनाव का दंगल जोरदार होगा क्योंकि इस सीट पर कई साल से कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए दिख रहे हैं। मंत्री रामनिवास रावत अब की बार बीजेपी की तरफ से मैदान में दिखेंगे। वहीं बीजेपी ने भी इस सीट पर जोर लगाना शुरू कर दिया है। बुधवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहां सौगातों का पिटारा खोल दिया, तो इन सौगातों पर कांग्रेस तंज कस रही है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस मंत्री रामनिवास रावत के सामने किसे उतारेगी। क्या विजयपुर में सौगात देने से बात बन जाएगी? सवाल तो ये भी, क्या कांग्रेस अपने गढ़ को बचा पाएगी? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। उपचुनाव से पहले सौगात, मतदाता देगा किसका साथ। बुधनी के बाद विजयपुर के लिए भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सौगातों का पिटारा खोल दिया। बुधवार को विजयपुर में 57 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ। अब उपचुनाव से पहले इन सौगातों को मतदाताओं को साधने के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि बीजेपी इस सीट को जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। पहले उसने कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए रामनिवास रावत को कैबिनेट मंत्री बनाया, तो फिर सीताराम आदिवासी को सहरिया विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया। कुल मिलाकर कहें तो बीजेपी इस सीट पर अपनी जीत के रास्ते को आसान बनाने में जुटी है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरह से यहाँ की जनता को सौगातें दी, उससे भी यही नजर आ रहा है। वीरपुर में आज सबसे बड़ी संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के लोगों के लिए, और जब वन प्रबंधन समितियों का कार्यक्रम करने आए तो 55 करोड़ की लागत से बहुत सारे विकास कार्यों की सौगात आपको देने का काम किया है। और युवाओं के लिए 4 करोड़ 34 लाख की लागत से शासकीय कॉलेज ढोडर, जोरदार अभिनंदन करो, युवाओं के लिए ये सौगात मिली है। यूं तो विजयपुर सीट कांग्रेस के गढ़ के तौर पर जानी जाती है, लेकिन रामनिवास रावत के जाने के बाद यहाँ के समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि रामनिवास रावत को इस बार बीजेपी से टिकट मिलना लगभग तय है। तो कांग्रेस के सामने चुनौती एक मजबूत चेहरे को लेकर है। वो सीताराम आदिवासी पर डोरे डाल रही थी, लेकिन बीजेपी ने राज्य मंत्री का दर्जा देकर कांग्रेस की उम्मीद की किरण को भी खत्म कर दिया। हालांकि कांग्रेस दम भर रही है कि इस सीट पर फिर से उसी का कब्जा होगा। देखिए, मोहन यादव जी का क्या है, वो तो आए दिन एक नई घोषणा कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे जब हम देखते हैं उन घोषणा की कोई स्थिति हमें नजर नहीं आती है। तो पूरी हमारी तैयारी है और हमारा जो प्रत्याशी है वो हाथ का पंजा है। जो भी हमारा प्रत्याशी होगा, आप ये मान के चलिए, बस पंजा के जो निशान है वही हमारा प्रत्याशी है। भले ही विजयपुर में बीजेपी अपनी पकड़ को मजबूत करने में जुटी हो, समीकरण भी उसके पक्ष में नजर आ रहे हो, लेकिन इस सीट पर जंग जोरदार रहने वाली है, क्योंकि यहाँ की जनता कांग्रेस प्रत्याशी पर ज्यादा भरोसा जताती आई है। शायद यही वजह भी है कि बीजेपी इस सीट पर ज्यादा फोकस कर रही है और कोई भी ऐसी कमी नहीं रहने देना चाहती जो उसकी हार का कारण बने। खैर, अब कांग्रेस रामनिवास रावत के सामने किसे उतारेगी और क्या वो चेहरा 6 बार के विधायक रामनिवास पर भारी पड़ेगा, ये सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता राजेंद्र सिंह ठाकुर, कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप अहिरवार और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। राजेंद्र जी, प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो राजेंद्र जी, अभी भी कोई डर बचा हुआ है क्या? 400 करोड़ की सौगातें पहले दे चुके हैं आप, फिर सौगातों पर सौगातें। क्या विजयपुर में कुछ खटका है? क्योंकि सीताराम आदिवासी को तो साध ही चुके हैं आप, लेकिन बाबूलाल मेवरा अभी भी कुछ डर लग रहा है, लगता है। इतनी सौगातें क्यों? राजेंद्र जी, अनम्यूट कर लीजिए आप, आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है आपकी आवाज? जी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में विकास की बात हो रही है, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में विकास की सौगातें दी जा रही है, चाहे जबलपुर की बात हो, बुंदेलखंड की बात हो, उज्जैन की बात हो, इंदौर की बात हो,
तो आप ये देखेंगे कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के नए आयाम के लिए स्थापित करने के लिए सतत प्रयत्नशील है और लगातार हर क्षेत्र में काम हो रहा है। अब इत्तेफाकन अगर विजयपुर में चुनाव है तो उसको कह दिया जाता है कि चुनाव को देखते हुए, जबलपुर में भी इन्वेस्टर मीट हुआ, करोड़ों की इन्वेस्टर लाए गए, वहां तो कोई चुनाव नहीं था। ग्वालियर में हुआ, उसके बाद उज्जैन हुई मीट, अभी बुंदेलखंड में इतना बड़ा आयोजन हुआ। तो ये तो आप मान के चलिए कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में विकास के लिए जो है काम किया जा रहा है और लगातार हर क्षेत्र में जो उस क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप जो भी विकास के पैमाने हैं और जो भी विकास का एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है उसके लिए कार्य कर रही है सरकार। लेकिन और 2018 में आप जीते थे और वहां पे लगातार कांग्रेस जीतती रही है, इसलिए कांग्रेस का तो गढ़ है, वो तो कह रहे हैं हाथ का पंजा, वहां पे हमारा उम्मीदवार होगा। और कांग्रेस जिस तरह से जोर लगा रही है वहां संभावनाएं भी हैं उसकी। गढ़ तो ब्रजेश जी छिंदवाड़ा भी था और 2018 और 23 में जहां कांग्रेस के विधायक जीते थे वही विधायक जी जब भाजपा में आए तो पुनः जीत गए। तो गढ़ की बात मत करिए, अब गढ़ कुछ नहीं बचा। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का विकास लोगों के मन को भा चुका है, इसलिए कोई कांग्रेस का गढ़ कहीं नहीं बचा है। छिंदवाड़ा को कितना बड़ा गढ़ मानते थे हम, तो जब से पैदा हुए तब से ये मानते थे कि छिंदवाड़ा शायद कांग्रेस की धरोहर है। लेकिन अब देखते हैं कि वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद भी है और जो उपचुनाव हुआ वहां विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए हैं। तो गढ़ जैसा शब्द जो है अब कांग्रेस के लिए कहीं नहीं बचा है। तो प्रदीप जी, अब कांग्रेस का गढ़ कहीं नहीं बचा मध्य प्रदेश में, छिंदवाड़ा जैसे गढ़ में भी कमल खिल रहा है। ब्रजेश भाई, मैं हमारे सम्मानित राजेंद्र सिंह जी के लिए एक बात बताना चाहता हूँ। कल नगर निगम अध्यक्ष के लिए छिंदवाड़ा में एक अविश्वास प्रस्ताव आया था और इन्हीं की पार्टी के 7 पार्षदों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। तो हमारे ठाकुर साहब थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर लें और जानकारी दुरुस्त। कल की बात बता रहा हूँ छिंदवाड़ा के अंदर। और जहां तक छिंदवाड़ा में अमरवाड़ा का सवाल है, किस तरीके से पूरा प्रशासन, पूरी ताकत, मुख्यमंत्री जी, पूरा कैबिनेट वहां लगा, पोलिंग पे गए और तो यहाँ पर के ये सब लोग छुट्टी पर जाने वाले हैं क्या प्रदीप जी? निश्चित रूप से जो हमारे रामनिवास रावत जी ने गद्दारी करी है विजयपुर की जनता के साथ, यही रामनिवास रावत जी है ब्रजेश भाई। जब सिंधिया जी ने पार्टी से बगावत करके और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था तो रामनिवास रावत जी 24 घंटा कहते थे गद्दार है, गद्दार है। आज वही रामनिवास रावत जी ने विजयपुर की जनता के साथ गद्दारी करी है और मुख्यमंत्री जी 57 करोड़ की घोषणा करके आ रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि बुधनी के अंदर भी घोषणा कर रहे हैं, जहां पर हमारे देश के कृषि मंत्री हैं, 4 बार के पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन रहे शिवराज सिंह चौहान जी। इसका जवाब तो राजेंद्र जी दे ही चुके हैं ना, तो तमाम जगह काम चल रहे हैं उनके। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ब्रजेश भाई, इतना घबराहट मुख्यमंत्री जी के अंदर है, इतनी गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है और वो सतह पे आ चुकी है। अब ये कह रहा है कि हमारी पार्टी की पूरी तैयारी है, तो आप इनसे कहिए कि आप बीना में भी इस्तीफा दिलवा दीजिए निर्मला सप्रे जी से। और निर्मला सप्रे जी को भी लगातार जो हमारे 2 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, बीना का भी हो जाए, देख लेंगे कौन जीत रहा है। जनता के बीच में दोनों पार्टी जाएगी। इन दोनों जिनका हो रहा है उनसे तो निपट लीजिए। अच्छा, आपका उम्मीदवार कौन है? उनकी तो तैयारी है, रामनिवास रावत उनका उम्मीदवार है। हमारा उम्मीदवार कांग्रेस का हाथ का पंजा होगा। जीतू पटवारी जी हो, उमंग सिंगार जी हो, चाहे वरिष्ठ नेतृत्व हो, हमारी पार्टी ने एक कमेटी बना दी है, मंडल की, सेक्टर की, तमाम पोलिंग बूथ की जो कमेटियां, उनका रिवाइज हो रहा है और मजबूत प्रत्याशी। लेकिन लोग तो कह रहे हैं, बीजेपी भी कह रही है, आप तो अभी तलाश ही कर रहे हैं। हमारी तलाश पूरी हो गई है ठाकुर पिछले लंबे अरसे से तो रामनिवास रावत ही थे वहां पर, दूसरा कोई उम्मीदवार है नहीं, दावेदार है नहीं। कांग्रेस और जो जिन पर आप डोरे डाल रहे थे उनको राज्य मंत्री बनाई दिया उन्होंने। ब्रजेश भाई, रामनिवास रावत जी और भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूं कि रामनिवास रावत जी को कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, रामनिवास रावत जी ने कांग्रेस पार्टी को नहीं बनाया था। तो कांग्रेस पार्टी वहां तैयार है, कांग्रेस का वोटर है, कांग्रेस की सीट रही है। और कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने आपको, रामनिवास रावत को विजयपुर की जनता के भरोसे छोड़ दिया है। जिस रामनिवास रावत ने भरोसे के साथ घात किया हो, तो आप समझ सकते हैं कितना विरोधाभास मुख्यमंत्री जी के अंदर है और कितना उनके अंदर घबराहट है। और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर सदमे में है कि कैबिनेट मंत्री इस बार हारने वाला है। पूरी कैबिनेट लगी हुई है, पूरी ताकत, पूरी मशीनरी, पूरा तंत्र भारतीय जनता पार्टी का विजयपुर में लगा हुआ। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। ठीक है, उसके बावजूद भी प्रभु जी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। उनका दावा है कि कांग्रेस का गढ़ रहा है, हाथ का पंजा उनका उम्मीदवार होगा। लेकिन बीजेपी लगातार प्रयासरत है। और रावत की बात हम करें
तो वो एक तरह से विजयपुर बनाम रावत ही हैं कि वहाँ कांग्रेस तो कुछ है ही नहीं। तो आपको क्या लगता है कैसे दाव चल रही है और कैसे कौन सा उम्मीदवार उनका हो सकता है? क्या कांग्रेस यहाँ कुछ करिश्मा करते दिख रही है आपको? ब्रजेश जी, ये कहना सही नहीं है कि विजयपुर बनाम रावत है, विजयपुर ही रावत है, ये सही नहीं, नहीं। तो कांग्रेस की तरफ से बात कर रहा हूँ ना, दूसरा तो कोई पनपा ही नहीं है उनकी छत्र छाया। रामनिवास रावत 1990 में पहला चुनाव लड़े थे, उसके पहले भी वहाँ पे विधायक रहे हैं, कांग्रेस से विधायक रहे होंगे बहुत सारे। तो निश्चित तौर पर रामनिवास रावत ने एक मेहनत की, अपना कद बनाया वहाँ पर, और वो जो है लगातार 5 बार विधायक रहे, बीच में 2 बार चुनाव हारे भी हैं वो वहाँ पर, और कई बार करीबी अंतर से उनकी जीत हासिल हुई है। तो निश्चित तौर पर चुनाव ये नहीं कह सकते कि एक तरफा जाएगा उनके लिए, बिल्कुल पूरी तरह एक तरफा चुनाव है कि रामनिवास रावत ही अकेले दम पे चुनाव निकाल ले जाएंगे, वो स्थितियां नहीं दिखती वहाँ पर। इसीलिए पूरी बीजेपी वहाँ पर जोर लगा रही है। मुख्यमंत्री के 2-3 कार्यक्रम वहाँ पर हो चुके हैं, और जहाँ भी उपचुनाव होता है, खासकर जब उपचुनाव होता है तो सरकारें इसी तरीके का काम करती हैं। सरकार चाहे किसी भी दल की हो, वहाँ पर सौगातों की झड़ी लगाती हैं, वहाँ पर कई कार्यक्रम करते हैं, लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय वहाँ पर करते हुए दिखाई देते हैं, और सभी दल करते हैं। तो इसलिए उपचुनाव की रणनीति के हिसाब से बीजेपी वहाँ पर पूरे प्रयास कर रही है। आपको संकट दिखता है? चाहे बाबूलाल मेवरा की बात कर लें हम, बसपा भी एक फैक्टर है। हम पिछले 2-3 चुनाव देखें तो बसपा भी वहाँ पे तीसरे नंबर पर रही है। मेवरा की हम बात करें तो एक तो बसपा से भी लड़ चुके हैं, तीसरे नंबर पर रहे हैं। देखिए, बाबूलाल मेवरा स्वाभाविक तौर पर टिकट के दावेदार हैं। 1998 में उन्होंने रामनिवास रावत को हराया था, वो 93 में उन्होंने रामनिवास रावत को हराया था, 98 में शायद। और उसके बाद जो है अभी सीताराम आदिवासी ने हराया था उनको, तो सीताराम आदिवासी को तो संतुष्ट कर लिया सहरिया विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बना के। बाबूलाल मेवरा के बारे में भी ये सुन रहे हैं कि वो भी संतुष्ट हो चुके हैं, क्योंकि वो बीच में दूसरी पार्टी में जाकर वापस बीजेपी में लौटे हैं। तो इसलिए वो भी अपना जो है, उनके शब्द हैं कि अब जो है अपना पूरा बाकी का बचा जीवन वो बीजेपी में ही रह के निकालना चाहते हैं, अब वो दल बदल नहीं करेंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भीतरघात की आशंका तो बीजेपी को भी है, इसलिए बीजेपी ने वहाँ पर विजय दुबे जैसे चुनावी रणनीतिकार संगठन मंत्री रहे हैं, उनको वहाँ पर लगा के रखा है। वहाँ पर कई नेताओं की टीम वहाँ पर बीजेपी की काम कर रही है, ज़मीनी स्तर पर लगातार मंत्री वहाँ पर लगातार प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं, जो प्रभारी मंत्री हैं वहाँ के। तो बीजेपी पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि उपचुनाव एक सीधे सीधे सरकार की साख से जुड़ता है, जो भी सरकार है उसकी साख से जुड़ता है। यदि हम कांग्रेस के लिहाज से कहें तो ये उपचुनाव कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की साख से भी जुड़ रहा है कि अब ये एक अमरवाड़ा का चुनाव आप हार चुके हैं, और अब दूसरे 2 चुनाव है, इसमें बुदनी की संभावना तो वैसे भी कम दिखती है। विजयपुर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर कांग्रेस मेहनत करे तो हो सकता है उसको सफलता मिल सकती है, क्योंकि पुराने समीकरण बीजेपी के जो 2 नेता हैं, कांग्रेस को धीरेन्द्र शाह जैसा कोई मिल रहा है क्या यहाँ पे, आपको लगता है विजयपुर में? एक वो मुकेश मल्होत्रा हैं जो पिछले बार जो है 40,000 से ज़्यादा 44,000 निर्दलीय वोट उन्होंने लिए थे, वो कांग्रेस में शामिल हो गए, पहले बीजेपी में गए थे, बीजेपी संभाल नहीं पाई। निश्चित तौर पर एक वो सशक्त दावेदार वहाँ कांग्रेस से हो सकते हैं। सहरिया वोट बैंक वहाँ पे खासा है, वोट बैंक बढ़ता है, रावत वोट बैंक है, सहरिया वोट बैंक है, तो वो वोट बैंक 15,000 ही है, सहरिया 60,000। 15,000 भी तो एक मुश्ती एक तरफ जाएंगे ना, तो उसको संभालने की कोशिश हो रही है। और दूसरी एक बड़ी बात जो वहाँ पर बीजेपी या रामनिवास रावत जो कह रहे हैं कि 27 साल बाद वहाँ उस क्षेत्र को मंत्री मिला है, क्षेत्र उपेक्षित था, विकास नहीं हुआ था, तो विकास की झड़ी जो लग रही है वो इसी को साबित करने के लिए लग रही है कि अभी तक जो विकास नहीं हो पाया था, वो चूंकि वो कांग्रेस में रहे तो इसलिए उनका 20 साल तो बीजेपी की सरकार है, तो अब वो वहाँ पर विकास की सौगात लाने लिए क्षेत्र के लिए वो बीजेपी में आए हैं, ये कहकर कि वो वहाँ पर माहौल बना रहे हैं। कांग्रेस भी कोशिश अच्छी कर रही है। निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि विजयपुर का जो चुनाव है वो रोचक चुनाव है। अब इसमें ऊँट किस कवरत बैठेगा ये बात की बात है, क्योंकि अमरवाड़ा की भले हम बात करें, अमरवाड़ा की भी जीत देख लीजिए आप, पूरी बीजेपी ने कोशिश की, उसके बावजूद जो है कैंडिडेट भी वो कांग्रेस से आया था, उसके बावजूद वो बहुत कम अंतर से वहाँ पे जीत हासिल हुई, जो उम्मीद थी वैसी नहीं हुई। तो उपचुनाव के अपने समीकरण अलग होते हैं। तो उपचुनाव के समीकरण अलग होते हैं राजन जी, और भीतरघात की कुछ ना कुछ आशंका तो है ही, शायद इस वजह से सौगातों के साथ साथ बड़े नेताओं को भी वहाँ जिम्मेदारी दी गई है। ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात नहीं होता। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये गैर राजनीतिक तौर पर बतौर समीक्षक और प्रभु सर जैसे बड़े वरिष्ठ नेता बैठे हैं। राजन जी और थोड़ा सा संशोधित और विस्तार से जवाब दे दीजिएगा। जयंत मलैया, गौरीशंकर सेजवार, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको आपकी पार्टी ने नोटिस दिया है, कुछ को तो पार्टी से निलंबित, सदस्यता निलंबित की थी, सिर्फ इसी कारण से जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं भीतरघात। मैं वही बता रहा हूं सर कि आपने एक चीज जज की होगी कि उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत के आया है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं, ब्रजेश जी और आप दोनों नर्मदा अंचल की भी राजनीति से हैं।
एक जो चीज मैंने व्यक्तिगत तौर पर देखी है कि जो अंतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता के अंतर, एक जो विशेष अंतर देखने को मिला है, जब उदय प्रताप सिंह कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जाते हैं तो जनता उनको लाखों से जिता देती है, लेकिन वहीं सरताज सिंह जैसे अजय योद्धा भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आते हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको वोट नहीं कर पाते हैं। चाहे आपने देखा हो जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ जो विधायक गए कांग्रेस के, भाजपा में आए और उसके बाद चुनाव लड़े तो कई विधायक तो पिछली बार की मर्तबा से ज्यादा डबल वोटों से जीत के आए। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ये प्रभु जी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है, अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत नाराजगी भी रहती है लेकिन वो बूथ पे जाके भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए, कार्यकर्ता के लिए उसका सिंबल, उसकी मातृ संस्था बहुत मायने रखती है, कैंडिडेट सेकेंडरी रहता है। वहीं कांग्रेस के अंदर हमने कई उदाहरण देखे, चाहे दीपक जोशी को देख लो, सरताज सिंह जी को देख लो, कई ऐसे उदाहरण थे जो बड़े नेता थे, भारतीय जनता पार्टी में अजय टाइप के रहे, लेकिन कांग्रेस में जब गए तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उनको नेपथ्य में ला दिया था। तो ये बात आप भी स्वीकार करेंगे और ब्रजेश जी भी स्वीकार करेंगे, और राजनीतिक समीक्षक के तौर पर मैं बात कर रहा हूं आप लोगों की, कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो अगर छुटपुट थोड़ी बहुत नाराजगी, लेकिन आपके यहाँ थोड़ी बहुत नाराजगी तो है, उनके यहाँ तो वो भी नाराजगी नहीं है। नहीं, क्योंकि जो नाराज थे वो तो आपके पास आ ही गए। नाराजगी वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैंने ये आपसे कहा कि जो आप कह रहे हैं ना भीतरघाती, तो मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भीतरघाती नहीं होता है। बिल्कुल राजन जी, दमोह उपचुनाव में बीजेपी कार्यकर्ता ने बिल्कुल भीतरघात नहीं किया था, वहां पर कांग्रेस की विजय हुई। 2018 के चुनाव में आपके कार्यकर्ता बिल्कुल शांत नहीं रहे तो कमलनाथ की सरकार बनी। प्रभु सर एक बात, और मेरा तो सीधा सा सवाल यह है कि जब बीजेपी का कार्यकर्ता भीतरघात, राजन जी, जब बीजेपी कार्यकर्ता भीतरघात नहीं करता है तो आपकी पार्टी जब चुनाव होने के बाद लंबी लिस्ट क्यों जारी करती है, नोटिस क्यों देती है, क्यों कारण बताओ? मूल कार्यकर्ता नहीं होता, जो कुछ नेता, अगर कोई नेता पार्टी अनुशासन को तोड़ता है तो उसे हम लिस्ट जारी करके बाहर भी कर देती पार्टी। भीतरघात अनुशासन में तो अगर अनुशासनहीनता करेगा कोई आदमी, पार्टी के खिलाफ काम कर रहा है तो उसको बाहर कर दिया जाता, लेकिन कांग्रेस में तो उतना भी साहस नहीं है। कई ऐसे उदाहरण है जो लोग चुनाव भी लड़ लिए और आज भी कांग्रेस की बैठक में शामिल हो रहा है, उनको हटाने तक की जिम्मेदारी नहीं है, इनके पास साहस नहीं है कि इनको हटा दें जिनने खुले तौर पर कांग्रेस के विरोध में काम किया। इतना फेवर में आपके समीकरण हैं तो फिर इतनी जद्दोजहद क्यों? जीती जाओगे आप। दूसरी बात ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे पूरे चुनावी मोड में रहती है। कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए संकल्पित रहता है और हम पूरा चुनाव, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे पार्षद का चुनाव हो, चाहे नगर निगम, कसरत के बावजूद भी तो आप 2018 में हार जाते हैं, बहुत सारी सीटें आप हार जाते हैं, लोकसभा में बहुत सारे आपको देश में हार का सामना करना पड़ता है। जीते ना, देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी के पास 27 सीट की लीड थी, उसके बावजूद पूरी मेहनत करके 29 करी है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ लेवल पर हमेशा कार्यरत रहता है और हमेशा उसकी मेहनत रहती है कि अधिक से अधिक जो है वोट के साथ भारतीय जनता पार्टी का यश बढ़े। इसलिए हमने लोकसभा चुनाव में भी, जब मध्य प्रदेश में लग रहा था, आप भी बता रहे थे सारे लोग कि भैया माहौल बहुत अच्छा है भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, लेकिन उसके बावजूद कोई नेता या कोई कार्यकर्ता शिथिल नहीं हुआ। इसी का परिणाम है कि 29 से 29 जीते। वहीं कांग्रेस के लीडर की बात करें, जीतू पटवारी जी जब से बने, कोई एकाध सफलता तो बताते, 29 के 29 लोकसभा हार गए, उपचुनाव हार गए, उनके खुद के क्षेत्र में लोकसभा का प्रत्याशी गायब हो जाता है, वो पार्टी छोड़ के चला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इनके संगठन में, प्रदीप जी, क्या आप मिशनरी का, प्रशासनिक तंत्र का किस तरह से दुरुपयोग करते हैं? ये मिशनरी का दुरुपयोग क्या हो गया इसमें? पार्टी का कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है तो वही व्यक्ति 2023 में कांग्रेस से जब चुनाव लड़े थे, छिंदवाड़ा अमरवाड़ा में जीत गए थे, तब मिशनरी का दुरुपयोग नहीं था क्या? तब भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्यकर्ता का मनोबल जुड़ता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मतदाताओं का विश्वास है। अभी ये यहाँ कह रहे थे, अभी छिंदवाड़ा के बाद, अभी अगर मध्य प्रदेश के बाहर की बात करें, हरियाणा पे कल ही हम आप लोगों को सुन रहे थे, सब वरिष्ठों को, किस तरह से कांग्रेस हवा में थी और जब वो परिणाम आए तो समझ आया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग थे। और मैं एक इंटरव्यू देख रहा था एक नेशनल चैनल पर, वो जो कांग्रेस की नेत्री है उनका, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हुड्डा के साथ मेरी 2 साल से बातचीत नहीं हुई। तो ये भीतरघात, और ये जो है अभी आप देखिएगा, इन्होंने कहा हमारी कमेटी बन गई है, टिकट वितरण में कांग्रेस की कमेटी कितना काम करती है ये आप दोनों से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता होगा। प्रदीप जी,
तो वो कह रहे हैं कि संगठन आधारित दल है हमारा, कार्यकर्ता काम करता है, भीतरघात जैसी कोई संभावना है नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता सिर्फ पार्टी को देखता है, कैंडिडेट को सेकेंडरी देखता है, और आपके यहाँ नेता को देखता है। और आपके यहाँ तो अभी नेता का ही पता नहीं है कि कौन चुनाव लड़ेगा, उसी की तलाश चल रही है। तो ऐसे में कैसे मुकाबला करेंगे आप? ब्रजेश भाई, भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी इतनी बढ़ चुकी है। शिवराज सिंह चौहान जी का अलग गुट है, मोहन यादव जी ये का तो आप गुट पिछले अलग है। चुनाव से कहते रहे हैं, मैं आपको महाराज बताऊं, गुट, शिवराज गुट है, बीडी ब्रजेश गुट, भाई, लेकिन कुछ सुनो हुआ तो, उसका? मेरी बात तो सुनो ब्रजेश भाई जी। राजन जी हमारे कह रहे हैं कि हम बहुत मजबूत संगठन है, तो बीना में आप इस्तीफा क्यों नहीं दिलवा रहे? मेरा प्रश्न है, आप इनसे पूछिए। आपकी पार्टी इतनी मजबूत है, आप 24 घंटा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, तो बीना में किस बात की घबराहट है? अगर कांग्रेस की विधायक थी, आप सस्पेंड क्यों नहीं कर देते? आप सस्पेंड कर दो ना। बीना में किस बात की आपकी घबराहट है? विधायक थी ना, वो हम तो क्यों छोड़ के suspend आई है। करें? जब मतलब आपकी पार्टी को छोड़ के चले गए तो आप सस्पेंड करने में साहस नहीं कर पा रहे। आम सभा में इतनी तो ताकत आप लोगों के अंदर बची नहीं हम है। कह रहे हैं ना, इस्तीफा भाई, दिलवा दें। आपने भाई, जो पट्टा इस्तीफा पहनाया हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने, तकनीकी तौर पर जब आपने पार्टी ज्वाइन तो आपकी पार्टी जीत के आई थी, तो आप इसका तो नैतिकता है कि नहीं है थोड़ी बहुत? आप वो तो देंगी, दिलवाइए ना, इस्तीफा देंगी, अगर इतना मजबूत इस्तीफा संगठन है देंगी, आपका, शिवराज इस्तीफा सिंह चौहान जी देंगी, के कुछ बहुत तकनीकी खास कारण है। भूपेंद्र सिंह जी ने ये कहा है कि बीना किसी भी हालत में जिला नहीं बन सकता। मोहन यादव जी मुख्यमंत्री, उनकी हिम्मत नहीं है कि बीना में वो उपचुनाव वो तो कमेटी बन गई है, आयोग बन गया है, कमेटी बन गई, आयोग बन गया, कमेटी बन गई। थोड़ी सी जानकारी देकर ये सब चुनाव टालने के तरीके हैं राजन भाई, आप भी जानते हैं। चुनाव टालने के नहीं है। और अहिरवार जी एक चीज बताइए ना, तरीके से गुटबाजी चल रही है आप गुटबाजी आपके यहाँ क्या रहती है? राजन भाई, सबको कि पता पूरे है, लोकसभा में उमंग सिंगार कहीं दिखे नहीं। आप निर्मला सप्रे जी से इस्तीफा दिलवाइए, उनको भी कहिए ना कि चुनाव होगा, चुनाव होगा, वहाँ भी चुनाव होगा, चिंता नहीं करें। इंतजार कर रही है। बीना में भी बिल्कुल, वो तो कह रहे हैं आप भी कार्रवाई कर दीजिए। में भी हरा। अरे तो आप कार्रवाई कर दो ना, आपकी पार्टी से छोड़ दिया। आप जब आपके अरे छोड़ दिया कार्रवाई, मैं वही कह रहा हूँ, आपने इसका साहस नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष को लिखा है लेटर कि इनकी सदस्यता भंग की जाए, लेकिन आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, जब आपकी पार्टी वो देंगी, पट्टा बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी का, तब आपकी नैतिकता कहाँ चली जाती है? बीना के कार्यकर्ता कहाँ चले गए? और बीना में मैं कह रहा हूँ आपसे राजन भाई, आपकी पार्टी बहुत सचिन बिरला जी भी जब आए थे आने वाली है। अरे ऐसे आपके जितने प्रवक्ता हैं चलिए, ना, बीना पे हम डिबेट कर रहे हैं, विजयपुर पे कर रहे हैं। किसान परेशान, प्रदीप जी, युवा परेशान। बीना को छोड़ दीजिए, विजयपुर पे आ जाइए। अहिरवार साहब एक चीज बताइए, हम डिबेट में पन्नालाल सोलंकी कौन दावा करते हैं, लोकसभा में कह रहे थे हम 28 जीतेंगे, घर भर नहीं रहे। राजन भाई सुन तो लीजिए, विजयपुर में भी आपको हम लोग हराएंगे, आप घबराइए मत। इतनी जो घबराहट मोहन यादव जी की है, 57 करोड़ की घोषणा करने चले गए, बुधनी में घोषणा आप करने चले गए। लोकसभा में भी आपके सारे लोग यही कह रहे थे। ये प्रदेश की जनता देख रही है कि किस तरीके से झूठे वादे आपने चुनाव में किए। आपने कोई वादा किसानों के लिए आप पूरा वही नहीं रटा किया। रटाया बात आपने बोलते हो। अतिथि शिक्षकों आप के पुरानी साथ किस रिकॉर्डिंग तरीके देख से लो, दुर्व्यवहार किया, प्रदीप राज्य पुरानी को भगाया। रिकॉर्डिंग देख लो। आपने राजन जी, महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर चलिए 1 है। माफी चाहता हूं नरक क्योंकि प्रदेश समय की आपकी बाध्यता है, इसलिए सरकार चर्चा को बन यहीं चुका विराम है। देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर विजयपुर का दंगल महत्वपूर्ण है और यहीं पर मुकाबला होते नजर भी आ रहा है, क्योंकि बुधनी एक तरफा दिख रहा है, विजयपुर में कांग्रेस को कुछ संभावनाएं लग रही हैं। लेकिन अब वहाँ वो उम्मीदवार कौन होगा, कांग्रेस की तलाश कर रही है, या जीतू पटवारी के शब्दों में कहा जाए तो तलाश पूरी हो चुकी है। लेकिन अभी तय नहीं हुआ है कि विजयपुर में कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, या उसका नाम का खुलासा भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। ऐसे में बीजेपी की तैयारियां ज़्यादा दिख रही हैं, कांग्रेस की बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प माना जा रहा है या रोचक होगा क्योंकि कांग्रेस का गढ़ रहा है एक तरह से। हालांकि कांग्रेस में हारी है 1-2 बार, लेकिन फिर भी कांग्रेस की सीट रही है और रामनिवास रावत बीजेपी से हैं इस बार। तो कांग्रेस क्या ये अपनी सीट बरकरार रख पाएगी या बीजेपी छीन लेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।